स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑफशोर विंड पावर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि विंड एनर्जी, जैसे मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब एक तरह से समझिए सोलर विथ एक्स्ट्रा बैटरी है। तो इसका सबसे बड़ा मतलब मेन पॉइंट होता है कि ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है, यानी हर जगह पे ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सही जगह पे सही समय पे लगा हो तो ये वर्क मतलब 24/7 करता है, यानी सुबह शाम दिन रात करेगा। एक ही इंटेंसिटी पे नहीं करेगा, लेकिन मतलब आप भरोसा कर सकते हैं इस पे कि ये दिन रात सुबह शाम चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टरबाइन हम लोग बड़ा करने लगे तो ज़मीन पे बनाने का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आने लगा कि भैया ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे आप। क्योंकि जैसे मतलब बहुत बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं, वो कहीं भी इधर उधर नहीं ले जा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्लेड जब तक इतना बड़ा है कि वो ट्रेलर ट्रक में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसका ब्लेड बड़ा होते चला गया, मतलब 20 मीटर्स का, 30 मीटर्स का, 40 मीटर्स का ब्लेड होने लगा, तो इतने रोड पे ले जाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा, बहुत दिक्कत होने लगा। और फिर उसका एक समझिए और साइड इफेक्ट हो जाता है कि ज़मीन भी तो बहुत खाता है। और वो ज़मीन पे आप कुछ भी और करना चाहिए, क्योंकि आप भले देख रहे हो कि एक डंडी निकल रहा है, लेकिन उसके नीचे फाउंडेशन डाला जाता है। तो उसका साइड इफेक्ट है कि वहाँ पे अब फसल उगाना आपके लिए काफ़ी मतलब फजीयत हो रहा है। प्लस आप ट्रैक्टर भी उसके बगल में थोड़ी चलाना चाहोगे सटा के। तो इसी कारण से जगह भी बहुत खाता है और ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के कारण उसका लिमिट हो जाता है हर चीज़। कितना बड़ा आप जनरेटर लगा सकते हैं, वो भी उतना ही बड़ा हो सकता है जब तक रोड में जा सके इधर से उधर। जैसे कि स्पेसएक्स के साथ दिक्कत आ गई। स्पेसएक्स फाल्कन 9 बहुत ज़्यादा पतला है, उतना पतला नहीं होना चाहिए। उतना पतला किस लिए था, वो सिर्फ इसलिए कि यूएस का लॉ है कि 4.5 मीटर का ब्रिज क्लियरेंस होना चाहिए, तो वो लोग 4.5 मीटर के अंदर हटाए अपना सब चीज़। तो टर्बाइन के साथ भी यही सब दिक्कत हो जाता है। और ये समझिए कि लोग इसको नहीं पसंद करते, क्योंकि जो लोग इसके आसपास रहते हैं उनको बहुत नफरत है इससे, बहुत आवाज़ करता है। मतलब ये स्लो आरपीएम पे चल रहा है उसमें, और वो इतना बड़ा विंड स्वीप एरिया रखता है कि बहुत आवाज़ करता है। तो कोई इसको रखना नहीं चाहता अपने पास। तो अब बात करते हैं ऑफशोर विंड में। सबसे पहला आपको फ़ायदा होता है इजी ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन, यानी कि आप बहुत बड़े बड़े टरबाइन, यानी कि ज़मीन पे जो आप टरबाइन लगा रहे हैं वो 2-3 मेगावाट से ऊपर आप लगाने की कोशिश करेंगे, आपकी बैंड बजने लग जाएगा। ट्रांसपोर्ट में ही आपको कई लाख लग जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाने वाला, लाख क्या बोल रहे, करोड़ लगने लग जाएंगे। तो और उसके बाद इंस्टॉल करने में भी दिक्कत होता है, कितने आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कितना बड़ा जगह खा सकते हैं। जैसे आप कहीं बड़े विंड फार्म के लिए आप बोल देते हैं कि मुझे 100 स्क्वायर किलोमीटर का जगह चाहिए, वो तो आपको कोई दे नहीं सका। लेकिन समुद्र में आपको दोनों का कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये समझिए कि समुद्र पे जितना आप अंदर जाते जाएंगे, मतलब कोस्ट से आप जितना अंदर जाते जाएंगे डीप सी की तरफ, उतना ज़्यादा आपको क्लीन हवा मिलेगा। यानी कि हवा समझिए ऐसा होता है कि जब वो कोस्ट पे बढ़ता है उसका स्पीड स्लो होने लगता है, क्योंकि टर्बुलेंस आने लगता है ज़मीन से। तो उसी कारण ये होता है कि अगर यहाँ ये 20 किलोमीटर पर घंटा चल रहा था, जैसे कोस्ट के पास आएगा वो घट जाएगा स्पीड में। और वो वहाँ से घटता है तो उससे थोड़ा दूर तक वो समझिए धीमा ही रहता है। ऐसा थोड़ा कि वहाँ एग्जैक्टली मतलब एक लाइन होगा कि यहाँ 23 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर, वो धीरे धीरे स्लो होता है। तो इसी कारण आप जितना समुद्र के अंदर जाएंगे आपको उतना क्लीन और स्टेबल हवा मिल जाएगा, जो कि आप चाहोगे कि आपका विंड टर्बाइन हमेशा 24/7 चलने के लिए चाहिए। और ह्यूज टर्बाइन के तौर पे समझिए कि जब स्टार्ट हुआ तो अभी तो कोई भी टर्बाइन आपको 6-7 मेगावाट मतलब समझिए 3 मेगावाट से नीचे मिलेगा नहीं, और 6 मेगावाट का सब बनने लगा है। और अभी जो नए हैलाइड एक्स्ट्रा मतलब टर्बाइन कर करके नए डिज़ाइन बन रहे हैं, वो 12 मेगावाट तक जा सकता है एक टर्बाइन। और कुछ कुछ डिज़ाइन है जो 14-15 के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सीमेंस बोल रहा है कि हम एक तो बना रहे हैं, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन बना रहे हैं, जो 15 मेगावाट तक चला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा पावर होता है। और कोई लोग होते ही नहीं कंप्लेन करने के लिए, तो आप बड़ा सा बनाइए, उसके लिए और बड़ा बोट बनाइए जो उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सके, और लगाते जाइए जितना लगाना है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा यही बात होता है, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन दोनों आसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं ये चलता कैसे, सिस्टम क्या है इसका। तो सिस्टम होता है, पहले आप बेस डालते हो, जो भी चीज़ है आप उसे मतलब समुद्र में पत्थर उतर रख के एक मतलब एरिया बना दो, उसमें पाइल धसाया जाता है। और उस पाइल को हम लोग कहते हैं मोनो पाइल जनरली। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन है, लेकिन मोनोपाइल ही समझिए 90% जगह आपको देखने को मिलेगा। तो मोनोपाइल के ऊपर आपका मेन टर्बाइन लगता है, और मोनोपाइल जो होता है जो समुद्र के नीचे रहता है, वो ज़मीन में धसाया जाता है। मतलब समझिए डिपेंड करता है किस तरह का सिस्टम है, 20 मीटर 30 मीटर तक का गहराई में हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा, कुछ सिस्टम 40 मीटर तक नीचे तक जा सकता है। बहुत नीचे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि हम लोग बना नहीं सकते। बात ये होता है कि अगर दाम बहुत बढ़ जाता है, मतलब आप समझिए बजट हो रहा है कि $5 मिलियन आपको लग रहा है कि 30 मीटर नीचे जाने का, वो दाम बहुत भाग जाएगा अगर आप ये करना चाहते हैं कि 100 मीटर में करना चाहते हैं। इसीलिए इसको लिमिट रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा गहराई पानी में नहीं जाता। 50 मीटर भी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो 30-40 के आसपास रखा जाता है।
फिर इसके ऊपर मेन टरबाइन और ऊपर वाला हिस्सा नॉर्मल वही रहता है, बस इसको कोशिश की जाती है कि सील बहुत अच्छा किया जा सके और उसके अंदर में डिह्यूमिडिफायर रहता है जो उसको हमेशा उसके अंदर समझिए एक ड्राई एनवायरनमेंट रहता है ताकि अंदर के कंपोनेंट्स कम से कम मतलब ये नहीं हो, करोड़ जल्दी ना हो सके। और फिर हर से केबल निकलता है और वो केबल जो होता है सब स्टेशन पर जाता है और ये सब स्टेशन समुद्र में ही बनाया जाता है। ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं सब स्टेशन जमीन पर आने वाला है क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा वैसे करने पे। तो जैसे मान लीजिए टरबाइन है, छोटे छोटे टरबाइन के केस में कार्य 33 किलो वोल्ट का रहता है। बड़े टरबाइन यानी 10 मेगावाट से ऊपर के जो टरबाइंस आते हैं वो सब के केस में 66 किलो वोल्ट लाइन का एसी जाता है और वो सब स्टेशन उसको कंपाइल करके कितना दूरी भेजना है, क्या क्या सिस्टम है उसके हिसाब से करता है। कुछ कुछ केसेस में जो नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है, वो उसको भेजा जाएगा करीब 110 केवी में। थोड़ा ज़्यादा दूर है तो 220 में। तो और अगर बहुत दूर है कि मान लीजिए जो आपका सी पे सब स्टेशन यानी विंड फार्म को जहाँ जोड़ा जा रहा है और वहाँ से ग्राउंड स्टेशन तक के भी दूरी बहुत ज़्यादा है, कई किलोमीटर से ज़्यादा हो चुकी है, जैसे कि मान लीजिए 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर है, तब हाई वोल्टेज डीसी इस्तेमाल किया जाए क्योंकि उतनी दूरी पे आप एसी नहीं भेज सकते। एसी मतलब समझिए काफ़ी लॉस हो जाता है सिर्फ टरबाइन से यहाँ तक सब स्टेशन आने में। तो आप बहुत ज़्यादा दूरी अगर भेजना चाहते हैं तो एसी नहीं भेज सकते। एसी मतलब समझिए जो कैपेसिटेंस लॉस के कारण सीधा खत्म हो जाएगा, तार ही आपका बिजली खा जाएगा। तो वही समझिए। और जो अभी सिस्टम है वो बहुत गहराई में नहीं जा सकता। तो मान लीजिए कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि समुद्र मतलब आप समझिए कोस्ट लाइन, लेकिन कोस्ट लाइन बहुत गहरा है। कुछ कुछ जगह पे होता है कि मतलब अगर आप उसको सैटेलाइट इमेज में देखा वो लगे सीधा वहाँ पहाड़ का वो है, मतलब क्लिफ है, क्योंकि कोस्ट बहुत है। तो वो शिपिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन विंड टरबाइन के लिए वो अच्छा जगह नहीं है क्योंकि पाइल बहुत महंगा हो जाएगा उतना नीचे धंसाने का। तो ये लेकिन उसके बावजूद भी जो मतलब इसका लिमिट है उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा जगह पे ये लगाया जा सकता है। और ये समझिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, ये बम बम पैसा खाता है आपको मतलब लैंड से ज़्यादा आपको इसमें लगेगा। लेकिन बस अंतर ये होता है कि इसमें एक दो पीस करेंगे तो आपको नुकसान में होगा, लेकिन अगर आप 100 पीस करना चाहते हैं, 500 पीस करना चाहते हैं, 10,000 पीस करना चाहते हैं, तब ये फ़ायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट बोट बनाए जाते हैं, यानी कि एक एक बोट है जिनका एक एक काम होता है। जैसे कि एक बोट होगा जिसका काम होता है पाइलॉन को धंसाना, पाइल ड्राइवर बार्ज कहा जा सकता है इसको, जिसमें समझिए पाइल लिए जाएंगे, जाएगा और वो ठोंक 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 के ज़मीन के अंदर उसको धंसा देगा। फिर दूसरा होगा जो मतलब मेन असेंबली करेगा आपका टरबाइन का। और फिर तीसरा होगा जो आपका केबल लेइंग करेगा, क्योंकि अंडर सी फाइबर केबल भी जैसे काफ़ी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है, वैसे ही अंडर सी आपका हाई वोल्टेज लाइन हो जो आपका मतलब मेन पावर ट्रांसपोर्ट करे, वो भी बहुत भारी होता है। तो ये सब जैसे केबल लेइंग इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, केबल लेइंग बार्जेस को नापा जाता है इसका कैरोसेल में कितना टन जा सकता है, मतलब जो इसका रील है उस रील में कितना टन रख सकते हैं। तो कुछ कुछ केस में ये एक एक रील में करीब 60-70 किलोमीटर का केबल आ जाता है। तो वही समझिए खूब सारे इक्विपमेंट लगते हैं। और ये सब बोट ऐसा रहता है कि ये सब बोट खड़ा हो जाता है अपने पैर पे, मतलब बोट जब चल रहा है तो ये सब पाइप ऊपर किया हुआ है, लेकिन जैसे जहाँ पे चले जाते हैं कि अब हमको यहाँ पे काम करना है, वो पाइप नीचे करते हैं और धंसा देते हैं अपने आप को, मतलब पूरा परमानेंटली नहीं लेकिन धंसा देते हैं इतना कि स्टेबल हो जाए। तभी आपको दिखेगा कि यार बोट ही थोड़ा नीचे से खाली क्यों हो गया, वही है कि वो धंसा देता है। और इसीलिए इसका लिमिट है कि मतलब आप सोच रहे हो कि आपने डिज़ाइन कर दिया कि नहीं मैं 200 मीटर नीचे तक पाइप धंसाना चाहता हूँ, चलिए आपको मैन्युफैक्चर भी मिल जाता है 200 मीटर लंबा, आपको कहाँ से वो बोट लाएंगे जिसमें होता मतलब समझिए 4 डंडी हो जो 200 मीटर तक ऊंचा जाए। तो इसीलिए थोड़ा लिमिटेड रहता है ये सब चीज़, बहुत ज़्यादा भावना में नहीं भा जाता। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी अब इतनी यूज़ होने लगी है, इतना मतलब 2010 से आइडिया शुरू हुआ कि ऑफशोर में थोड़ा ध्यान दिया जाए। और अब तो ये सब के मतलब कई सारे कंट्री जो हैं, कई सारे मैन्युफैक्चरर्स, कई सारी मतलब फर्म्स जो है इंजीनियरिंग फर्म, ये सब का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करती है कि ठीक है आप हमारे पास आइए, हम केबल बिछाने वाला सिस्टम, हम पाइलॉन डालने वाला सिस्टम, हम विंड टर्बाइन असेंबली करने वाला सिस्टम सब खुद कर देंगे। ये सब समझिए कि वही एकदम पूरा एकदम प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट हो चुका है ये सब चीज़ के लिए। और जनरली ये सब फ्लोटिंग होटल भी रखा जाता है ताकि बहुत सारे लोग लगते हैं ये सब को करने में, तो वो लोगों को रहने खाने का व्यवस्था किया जाए। और कुछ केसेस में कि अगर विंड टर्बाइन मतलब काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे एक परमानेंट फ्लोटिंग होटल डाल दिया जाएगा कि यहीं पे सब लोग मतलब अपना रहने वहने का रहते हैं। क्योंकि सब स्टेशन आपको बनाना ही है तो सब स्टेशन के आसपास ही या सब स्टेशन बिल्डिंग में ही आप क्रू क्वार्टर्स रख देंगे, ताकि काफ़ी लोग जो वहाँ ऑन साइट मेंटेनेंस करते रहेंगे और इंजीनियरिंग टीम रहेगी जो थोड़ा सा मेंटेनेंस करते रहेगी, देखते रहेगी कंट्रोल करने के लिए। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि ये अभी तक जो मैं बता रहा था ये सब बेस ग्राउंड पे, मतलब इसके टरबाइन के नज़र से देखिएगा तो टरबाइन अभी भी ज़मीन पे ही खड़ा है। लेकिन अब बात हो रहा है सब लोगों का कि फ्री फ्लोटिंग विंड टरबाइन के पीछे मेहनत करो, यानी कि टरबाइन एक्चुअली तैर रहा है। तो अब फ्री फ्लोटिंग टरबाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि आप बेहतर जगह पे और गहराई में पहुंच सकते हैं। तो बहुत जगह पे जो ये हो जाता है कि मान लीजिए आप क्लिफ वाले एरिया में तार आपका ज़्यादा दूर नहीं आएगा, लेकिन वो गहराई इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल टरबाइन ले लेगा कोई दिक्कत नहीं, फ्लोटिंग वाला संभाल लेगा और काफ़ी समुद्र के अंदर ले जा सकेंगे। यानी कि आप जैसे देखते जाएंगे कि मतलब कोस्ट आपका 10 किलोमीटर दूर है,
हवा अभी भी टर्बुलेंट है, आप 100 किलोमीटर चले गए अभी भी हवा थोड़ा सा टर्बुलेंट है, लेकिन वहीं आप 150 चले गए आप एकदम स्मूथ हवा आ रहा है। तो इसीलिए आप जनरली जितना समुद्र के अंदर जाना चाहेंगे, मतलब समुद्र की गहराइयों में उतरना चाहेंगे, और जितना स्मूदर एयर फ्लो आप चाहते हैं वो आपको वहीं मिलने वाला है, डीप सी में मिलने वाला है। डीप सी मतलब समझिए शोर लाइन से दूर होना चाहिए। तो उस केसेस में काफ़ी लोग फ्लोटिंग के पीछे खर्च करते हैं, और इसका फायदा था कि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी कम होता है। टरबाइन का कॉस्ट मान लीजिए सेम है, दोनों मतलब एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है, यानी कि इसमें जो आईसी है, जो कंप्यूटर एल्गोरिदम है, वो थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्थिर नहीं है कि है ये अप डाउन हो सकता है, थोड़ा सा वॉबल हो सकता है, थोड़ा आइसोलेट कर सकता है। तो उस सब केसेस में इसमें जो कंट्रोल एल्गोरिदम रहता है उसको चेंज किया जाता है कि अगर ये रेजोनेट कर रहा है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है, तो मतलब किसी तरह करके वो वाइब्रेशन को रोक ले, मतलब एक्टिव डैम्पनिंग जैसा कर दिया जाए। तो थोड़ा सा वो होता है, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्ज बहुत महंगा पड़ता है नॉर्मल वो जो पाइल करने वाला है। इसीलिए कोई नॉर्मल कंट्री, मतलब जैसे इंडिया भी शुरू करना चाहिए तो पहले धीरे धीरे करेगी, अरे भाई सिर्फ 10 टरबाइन लगाओ या 50 टरबाइन लगाओ, एक साथ मुंह खोल के 600 टरबाइन नहीं लगाया नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। तो ये फ्री फ्लोटिंग वही कर रहा है कि थोड़ा सा आपका साइड इफेक्ट हो रहा है कि इसकी थोड़ी सी इफिशियंसी घट जाएगी, क्योंकि आप उसका कंट्रोल एल्गोरिदम काफ़ी सुधारना पड़ेगा, लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट से ये सस्ता हो जाएगा। और लेकिन एक साइड इफेक्ट है कि अगर आप इसको इतना दूर ले जाना चाहते हैं तब आपका नॉर्मल सबस्टेशन से तो काम चलना नहीं, तब आपको चाहिए हाई वोल्टेज डीसी सबस्टेशन। और वो है, ऐसा नहीं है कि हाई वोल्टेज डीसी सबस्टेशन समुद्र में नहीं बना हुआ है, कई सारे बन चुके हैं। तो समझिए कि अब ऐसे जहाँ चूंकि हम लोग ऑयल प्लेटफॉर्म इतना मतलब कहीं ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी से ऑयल प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो इतना सीख चुके हैं समुद्र के मानो कि देख के हजम नहीं होता कि ये सब स्ट्रक्चर समुद्र में है, तूफान में भी ये टिके रहता है। इट्स लाइक हम हैं भाई, टेंशन मत लो, तूफान आया आज आया चला गया, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग बह जाते हैं, कितना पावर है, पूरी दुनिया का बिजली का लोड पूरी तरह से भर देने के बाद भी बिजली बचा रहेगा वहाँ पे। तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि मतलब कि उतना है ही नहीं पावर, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, कोई टेंशन नहीं आपको लेना है। और इसका एक दूसरा भी फायदा होगा कि जैसे मान लीजिए यूएस कोस्ट के आसपास हो जाए या इंडिया का साउथ इंडिया के आसपास का हो जाए, वहाँ पे आप खूब सारा लगा दिए, कई गीगा वाट आप उससे बिजली निकालने लगे। जो टॉर्नेडोज आएंगे, मतलब जो समझिए आपका हरिकेन आएगा, उसका पावर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप वहाँ पे जो समुद्र के पानी में एनर्जी था, आप वो एनर्जी मतलब जो सन से पड़ रहा था और जो विंड उसमें कैचअप कर रहा था, उससे तो आप एनर्जी ही निकाल डाले, आप सीधे योंक कर दिया, वो एनर्जी आपका ग्राउंड में चला गया है। मतलब एनर्जी के नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी जो आप कई सौ मेगावाट की एनर्जी आप उसे निकाल रहे हैं, वो कई सौ मेगावाट की एनर्जी ठंडा हो गया वहाँ पे। और 100% तो एफिशिएंट नहीं होता। तो अगर आपको मान लीजिए बिजली आ रहा है 500 मेगावाट, तो समझ लीजिए मैकेनिकल एनर्जी आप करीब करीब उससे दुगना मतलब निकाल चुके होंगे। तो इसीलिए फ़ायदा इसका बहुत है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑफशोर विंड फार्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लेकर मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।